हाँ, ये चैप्टर है हाउस प्रॉपर्टी और इसका चार्जेबल सेक्शन है 22। तो ये याद रखना है कि हाउस प्रॉपर्टी का चार्जेबल सेक्शन इज 22। हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कब लगेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 3 कंडीशन है जब हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगता है। वहां पे एक घर होना जरूरी है, देयर शुड बी अ बिल्डिंग, बिल्डिंग होना जरूरी है। वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो ये जरूरी नहीं है, कैसा भी बिल्डिंग हो, बिल्डिंग होना इज इम्पोर्टेंट। दूसरा कंडीशन है, बिल्डिंग का बिल्डिंग क्या क्या इंक्लूड करता है? बिल्डिंग इंक्लूड्स लैंड अपर टेनेंट। अपर टेनेंट का मतलब होता है उस बिल्डिंग से जो अटैच्ड लैंड होता है। जैसे बहुत सारे लोगों का घर में ऐसा एंट्री होता है कि एक मेन गेट होता है, फिर एक गली जैसा होता है और उस गली के ऊपर उसका बिल्डिंग होता है। तो वो बिल्डिंग के साथ जो लैंड अटैच्ड है वो भी उसका घर माना जाता है। अगर किसी के घर के साथ एक गार्डन अटैच्ड है या वो कार का गैराज, बहुत जिनका घर में हम लोग देखेंगे बाहर में पहले कार के लिए जगह होता है, कार पार्किंग के लिए, तो वो सब उसका घर के अंदर आता है, बिल्डिंग कहलाता है। असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। और असेसी को, असेसी मतलब टैक्स पेयर, जिसका हम लोग बात कर रहे हैं उसको उस घर का ओनर होना होगा। जैसे सोचो, ये जो घर है जिसमें मैं अभी रह रही हूँ, ये मेरा खुद का घर है। तो इस घर को मैंने लेट आउट किया है, किसी को भाड़ा में दिया है, तो इससे जो रेंट मिलेगा, ये रेंट कहाँ टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी में। तो हम इस घर के ओनर हैं, इस घर के साथ जितना भी लैंड अटैच्ड है उसको लैंड अपर्टेनेंट कहते हैं, विच मीन्स लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग लाइक गार्डन, गैराज एक्सेट्रा। ये घर हम बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है इसको हम अपना रहने के लिए किसी को भाड़ा में दें या वो यहाँ रहकर बिजनेस करे, मेरे को तो वो रेंट देता है, वो रेंट मेरा इनकम है, इनकम टैक्सेबल हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में। मीनिंग ऑफ कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट का मतलब क्या होता है? कंपोजिट रेंट का मतलब होता है द ओनर ऑफ the owner of a property receive rent for the building as well as lift, security, benefit, etc. जैसे हम लोग किसी अपार्टमेंट में जब रहते हैं तो अपार्टमेंट का वो जो रेंट लेता है ना, वो मेरे से कैसे लेता है? सिर्फ मेरे से फ्लैट का रेंट नहीं लेता है, वो मेरे से उसमें बोलता है आपका 10,000 रेंट है और 2,000 आप मेंटेनेंस का दोगे, टोटल आप मुझे 12,000 रेंट दोगे। तो वो जो ये मेरे से 12,000 का रेंट लेता है उसमें 10,000 वो फ्लैट के लिए ले रहा है, घर के लिए। बाकी 2,000 मेरे से अलग से क्यों ले रहा है? लिफ्ट फैसिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, बेनिफिट, बेनिफिट मतलब जिम होता है, स्विमिंग पूल होता है, सबके लिए। तो वो मेरे को अलग से बताता नहीं है कि आपका फ्लैट के लिए इतना और लिफ्ट, बेनिफिट, सिक्योरिटी के लिए इतना, वो मेरे को अलग से ये सब बताता नहीं है। वो सीधे मेरे को बोलता है आपका फ्लैट का रेंट होगा 12,000। तो ये 12,000 के अंदर बहुत सारा चीज घुसा हुआ रहता है, लिफ्ट का, सिक्योरिटी का, बेनिफिट का। तो इसको कहते हैं कंपोजिट रेंट, जिसमें बिल्डिंग के अलावा वो बहुत सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करने का भी मेरे से रेंट लेता है। वो पूरा ही हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल है। अब बात आता है इनकम फ्रॉम एचपी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अगर मेरा कोई हाउस प्रॉपर्टी है और वो इंडिया के बाहर है, जैसे सोचो लंदन में मेरा एक घर है और हम उसको वहां पर रेंट में लगा के रखे हैं, तो मेरा इनकम कहाँ से आता है? हाउस प्रॉपर्टी से आता है और आउटसाइड इंडिया से आता है। तो इन केस ऑफ आरओआर मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, अगर हम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हैं या फिर एचयूएफ है मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। तो सिर्फ लर्न रखना है, आरओआर के लिए और एचयूएफ के लिए ये फुल्ली टैक्सेबल होगा एज एचपी सिचुएटेड इन इंडिया। अगर इंडिया में जैसे हम टैक्स देते हैं, लंदन में भी अगर हम घर भाड़ा में देके रखे हैं तो भी मेरे को पूरा टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर हम नॉन रेसिडेंट है या RNOR है मतलब रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है,
इट इज टैक्सेबल ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। तब मेरा टैक्स कब लगेगा? अगर वो मेरे को वो जो रेंट दे रहा है वो मेरे को इंडिया में दे रहा है। अगर सोचो वो मेरा लंदन में ही एक बैंक है, मेरा लंदन में ही एक बैंक अकाउंट है, वो मेरा लंदन वाला बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर देता है, तो हम पैसा कहाँ रिसीव कर रहे हैं? लंदन में रिसीव कर रहे हैं, इंडिया में तो रिसीव कर नहीं रहे हैं। तो नॉन रेसिडेंट और RNOR कब टैक्स, अगर सोचो हम नॉन रेसिडेंट हैं और मेरा घर है लंदन में और हम लंदन में उसको भाड़ा में लगाए हैं, तो हम, और वो मेरे को मेरा जो रेंट है वो मेरे को पे करता है लंदन के बैंक में, तो हम रिसीव कहाँ कर रहे हैं? लंदन में। तो हम इंडिया में टैक्स नहीं देंगे। तो इंडिया में हम कब टैक्स देंगे? जब हम इंडिया में पैसा रिसीव कर रहे हैं। अगर हम इंडिया में पैसा रिसीव ही नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे टैक्स नहीं देंगे। कौन? नॉन रेसिडेंट और RNOR। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का इसका बेसिक हुआ। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों को इसका कंप्यूटेशन करना है, मतलब हम लोगों का इसका फॉर्मेट क्या है। इसका फॉर्मेट लर्न रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फॉर्मेट लर्न करना ही होगा, वरना ये, अच्छा इसका फॉर्मेट कैसा है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी फॉर प्रीवियस ईयर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर 1920 कर दो चेंज करके, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021 होगा। इसका फॉर्मेट सिर्फ पहले लर्न कर लो। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये तीनों का काम करेंगे तो आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एक्चुअल रेंट आ जाएगा GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड, यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स पेड लेंगे तो आ जाएगा NAV, नेट एनुअल वैल्यू। इसमें दो डिडक्शन मिलेगा हम लोग को। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जिसमें लिखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV का डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन। ये फॉर्मेट लर्न रखना होगा कोई भी सम करने के लिए। अब एक एक करके टर्म्स का मतलब समझते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या है? म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब है फॉर कलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स लोकल अथॉरिटी मेक पीरियोडिक सर्वे ऑफ ऑल बिल्डिंग्स इन देयर ज्यूरिसडिक्शन। देखो हर जन को पता है अगर हम घर के ओनर है तो मेरे को म्यूनिसिपल टैक्स भरना पड़ेगा। म्यूनिसिपल टैक्स भरने के लिए मेरे को घर का म्यूनिसिपल वैल्यू चाहिए। म्यूनिसिपल टैक्स हम लोग किसको देते हैं? अपना लोकल अथॉरिटी को देते हैं, अपना एरिया में ही देते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये वो लोग क्या करता है, जो लोकल अथॉरिटी होता है वो टाइम टू टाइम सारे बिल्डिंग का वैल्यू देखता रहता है, जिसका जितना म्यूनिसिपल वैल्यू, जैसे वो लोग ऐसे डिसाइड करके रखता है कि 10% म्यूनिसिपल वैल्यू का हम लोग टैक्स लेंगे, तो म्यूनिसिपल वैल्यू पता होगा तभी तो वो लोग 10% टैक्स लेगा। तो वो लोग टाइम टू टाइम म्यूनिसिपल वैल्यू पता करते रहता है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू कोई पूछे क्या होता है तो हम लोग बोलेंगे म्यूनिसिपल टैक्स देने के लिए म्यूनिसिपल वैल्यू पता करना पड़ता है। कौन पता करता है? लोकल अथॉरिटी पता करता है, और वो सिर्फ अपने ही ज्यूरिसडिक्शन का पता करता है, अपने एरिया का। ज्यूरिसडिक्शन मतलब उसका कवरेज जहां तक है, दूसरे का एरिया का जाके पता नहीं करेगा, सिर्फ अपने एरिया का। Such value is determined by the municipal authorities. ये वैल्यू कौन डिटरमाइन करता है? म्यूनिसिपल अथॉरिटी। सो इट इज कॉल्ड म्यूनिसिपल वैल्यू, इसलिए इसको म्यूनिसिपल वैल्यू कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड होगा, ऑल्सो दो बार हो गया है, वो कॉल्ड होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, इसको GMV भी कहते हैं। तो म्यूनिसिपल वैल्यू हो या ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू हो, एक ही मतलब है। फेयर रेंट क्या होता है? फेयर रेंट होता है जब एक ही एरिया में हम लोग रहते हैं तो ऑलमोस्ट सारे घर का रेंट एक ही होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ये घर कहाँ लिया है? काकुड़गाची में। तो काकुड़गाची में अगर कोई 2 BHK लिया है तो उसका 15,000 रेंट तो होगा ही। ये जो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि काकुड़गाची में घर लिया है 2 BHK तो 15,000 रेंट होगा ही, क्योंकि वो उसका फेयर रेंट है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई काकुड़गाची में 2 BHK लेता है तो उसका 15,000 तो होगा ही, दैट इज फेयर रेंट।
जो हम लोग एरिया के ऊपर हिसाब करके देखते हैं। स्टैंडर्ड रेंट होता है जो रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट से डिसाइड हुआ है, मतलब ये वो रेंट है जो लीगली डिसाइडेड है। जैसे सोचो, हम किसी घर का रेंट बोल रहे हैं 15,000 हम रेंट लेंगे। मेरा टेनेंट बोल रहा है कि मैडम ये घर 15,000 लायक है ही नहीं, आप इसका 12,000 ले लो। हम बोलेंगे नहीं, हम ये घर 15,000 में ही देंगे। तो अभी आर्ग्यूमेंट हो गया। तो हम लोग स्टैंडर्ड रेंट पता कर लेंगे, मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट में जाके उसका रेंट पता कर लेंगे। वहां पे जो रेंट डिसाइड होगा वो मैक्सिमम रेंट लैंडलॉर्ड चार्ज कर सकता है अपने टेनेंट से। तो ये हम लोग का जो लीगली डिसाइडेड रेट है। म्यूनिसिपल टैक्स क्या होता है? म्यूनिसिपल टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स और लोकल टैक्स भी कहते हैं। याद रहे, सब में बहुत बार मिलेगा म्यूनिसिपल टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स या लोकल टैक्स लिखा हुआ रहेगा। याद रहे, ये म्यूनिसिपल टैक्स का ही दूसरा नाम है। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम जीएवी। हम फॉर्मेट में इसको लेस भी किए हैं, जीएवी से लेस म्यूनिसिपल टैक्स। वेन सीवेज टैक्स एंड वाटर टैक्स। अच्छा, इसको हम लोग सीवेज टैक्स और वाटर टैक्स भी कहते हैं। मतलब अगर ये सारा टैक्स दिया हुआ है तो जैसे म्यूनिसिपल टैक्स लेस किए हैं, ये सारा टैक्स लेस कर देंगे। ठीक है, ये टैक्स कब लेस होगा? जब ओनर पे किया है। बहुत सारे सम में लिखा हुआ रहेगा कि टेनेंट ने म्यूनिसिपल टैक्स पे कर दिया है, तो वो लेस करने नहीं मिलेगा। अगर ओनर ने पे किया है, मतलब असेसी ने पे किया है, तो ही ये लेस करने मिलेगा। दूसरा बात, अगर ये एक्चुअली पेड हुआ है तभी लेस करने मिलेगा। अगर सोचो इस साल का म्यूनिसिपल टैक्स था 3,000 रुपया, हम लोग पे नहीं किए, उधार रख लिए, सोचे नेक्स्ट ईयर देंगे, तो इस साल फिर लेस करने नहीं मिलेगा। तो इट शुड बी पेड, इट शुड बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ये एक्चुअली पेड होना चाहिए। इट इज अलाउड एज डिडक्शन ऑन द पेमेंट बेसिस, दैट इज कैश बेसिस एंड नॉट ऑन अक्रूवल बेसिस। म्यूनिसिपल टैक्स पे करेंगे तो ही लेस करने मिलेगा, अगर नहीं पे करेंगे तो लेस करने नहीं मिलेगा। एडवांस म्यूनिसिपल टैक्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अगर सोचो हम नेक्स्ट ईयर का म्यूनिसिपल टैक्स अभी लेस कर दिए, तो वो मेरे को अभी लेस करने नहीं मिलेगा। जिस ईयर के लिए पे किए हैं उस ईयर में लेस करने मिलेगा। सोचो अभी क्या चल रहा है, 1920, हम 2021 का भी अभी पे कर दिए, तो गवर्नमेंट बोलेगा अभी लेस मत करो, नेक्स्ट ईयर तुम उसको लेस कर लेना। तो एडवांस में म्यूनिसिपल टैक्स को लेस मत करो। ठीक है, फिर है अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है बैड डेट। सिंपली इसका मतलब याद रखो, बैड डेट। तुम लोग मेरे घर में रहे और मेरे को बिना रेंट दिए ही चले गए, इसको कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। द अमाउंट ऑफ रेंट विच द ओनर कैन नॉट रियलाइज, जो मेरे को मिला ही नहीं। इट इज नॉट पेड बाय अ टेनेंट ऑफ द असेसी, टेनेंट ने पे ही नहीं किया। इट इज सेड टू बी बैड डेट और इररिकवरेबल रेंट। ये बैड डेट हो गया, मतलब मेरे को पैसा मिला ही नहीं। इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम एनुअल रेंट, तो मेरा जो एनुअल रेंट है उससे हम इसको डिडक्ट कर देंगे, मेरे को तो मिला ही नहीं ये रेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं अरियर ऑफ रेंट। तो अरियर ऑफ रेंट अभी क्या है? अरियर ऑफ रेंट है, इट इज नॉट अ बैड डेट। अरियर ऑफ रेंट बैड डेट नहीं है, ये बस आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। जैसे सोचो, तुम लोग मेरे घर में रहे, और दो चीज हो सकता है। सोचो नेहा भी मेरे घर में रही और अर्पिता भी मेरे घर में रही। नेहा क्या की, रहकर चली गई, कुछ बोली ही नहीं, मेरे को रेंट भी नहीं दी और चली गई। तो वो हो गया मेरा अनरियलाइज्ड रेंट, बैड डेट हो गया, वो गायब हो गई, चली गई। तो अभी हम उसको कहाँ से ढूंढेंगे? वो मेरे घर में रहकर बिना रेंट दिए चली गई, दैट इज अनरियलाइज्ड रेंट। पर अर्पिता बोली मैम हम आपको अभी रेंट नहीं दे पाएंगे, हम आपको ये रेंट थोड़ा बाद में देंगे, मेरा अभी दिक्कत है। तो हम बोले ठीक है तुम बाद में दे देना, दैट इज अरियर ऑफ रेंट। वो मेरा बैड डेट नहीं की है, वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, दे देगी। ऐसा नहीं कि वो देगी नहीं, दे देगी पर बाद में देगी, दैट इज अरियर ऑफ रेंट।
तो मिला मेरे को ना अनरियलाइज्ड रेंट ना अरियर ऑफ रेंट, मिला मेरे को कुछ नहीं, पर अनरियलाइज्ड रेंट मिलेगा भी नहीं, अरियर ऑफ रेंट मिल जाएगा। When it is received, a flat 30% is allowed as standard deduction. पर वो जब मेरे को बाद में देगी तो 30% उसमें मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब मेरा बेनिफिट होगा, क्योंकि हम वेट किए रेंट लेने के लिए इसलिए। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अगर सोचो हम अपने घर में खुद ही रहते हैं तो कैसे टैक्स लगेगा। When the owner occupies his own house for residential purpose, it is called self-occupied property. अगर हम अपना घर में खुद ही रहते हैं तो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू, इसका सम स्टार्ट ही होगा नैव से, शुरू का कोई चीज होगा ही नहीं, इसका फॉर्मेट स्टार्ट ही होता है नैव से, और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी हैज बीन डिडक्टेड, इससे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन लेस होगा और कुछ भी नहीं। ये सम शुरू ही नैब से होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बहुत काम का बात है, सुनो। इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या मतलब है, हम बात कर रहे हैं फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं फॉर एसओ, एसओ मतलब फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, अगर हम लोन लिए हैं तो उसके लिए इंटरेस्ट पे करते होंगे, वो इंटरेस्ट मेरे को लेस करने मिल जाएगा। पर क्वेश्चन इज कौन सा लोन लेंगे मैम, लोन हम लोग सिर्फ 4 रीजन के लिए लेंगे तभी यहाँ पे लेस करने मिलेगा। घर परचेज करने के लिए, घर एक्वायर करने के लिए, घर को रिपेयर करने के लिए, या फिर घर को रिन्यू करने के लिए। ये 4 रीजन से अगर हम लोन लेंगे तभी उसके इंटरेस्ट को लेस करने मिलेगा। अगर हम लोग एडुकेशन लोन लेंगे या फिर पर्सनल लोन लेंगे, उसका इंटरेस्ट लेस करने नहीं मिलेगा। ये 4 रीजन से अगर लोन लेंगे तो इसका इंटरेस्ट मेरे को लेस करने मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कब लेंगे और कितना मिलेगा। अगर हम लोन लिए हैं 1499 के पहले, मेरा जो लोन का अमाउंट है वो हम लोन लिए कब, 1 अप्रैल 1999 के पहले, तो मेरे को मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 ही मिलेगा। सोचो हम इंटरेस्ट पे कर दिए 50,000, तो भी मेरे को कितना मिलेगा, 30,000, मैक्सिमम 30,000। पर अगर हम लोन लिए हैं ऑन और आफ्टर 1499, ऑन मतलब 1499 को ही लोन लिए हैं या इसके बाद लोन लिए हैं, तो मैक्सिमम डिडक्शन हो जाएगा 2 लाख रुपया। ठीक है, ये सब लर्न रखना होगा। इसके बाद आता है इन केस ऑफ पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसमें बोल रहा है अगर हम घर को, सोचो पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या होता है, ये एरिया वाइज भी हो सकता है, पीरियड वाइज भी हो सकता है। एरिया वाइज का मतलब 2 तल्ले का घर है, एक फर्स्ट फ्लोर है एक सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर हम लेट आउट कर दिए हैं, सेकंड फ्लोर में खुद रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये एरिया वाइज हम किए हैं। एक फ्लोर में लेट आउट कर दिए हैं, एक फ्लोर में खुद रहते हैं, दिस इज एरिया वाइज। पीरियड वाइज क्या होता है, 4 महीना हम सेल्फ ऑक्यूपाइड रखते हैं, 8 महीना हम लेट आउट कर देते हैं। मतलब सोचो हम कोलकाता, मेरा आने का काम रहता है साल में 4 महीना, हम 4 महीने के लिए कलकत्ता आते हैं, तो हम अपना घर में रहते हैं 4 महीना, तो हम लेट आउट कब करते हैं, सिर्फ 8 मंथ्स के लिए, बाकी 4 महीना हम सेल्फ ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज पीरियड वाइज, मंथ वाइज है ना, इसलिए पीरियड वाइज, वहां एरिया वाइज। ये वाला जो सम है इसमें देखो एरिया वाइज जो है, एरिया वाइज का जो केस है इसमें हम लोग का म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, ये हम लोग सीखते हैं सम में, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डीम्ड टू बी लेट आउट क्या होता है, डीम्ड टू बी लेट आउट होता है जब असेसी के पास एक से ज्यादा घर है। सोचो मेरा एक घर कोलकाता में भी है, एक घर मेरा दिल्ली में भी है, ठीक है, और हम रहते हैं कोलकाता में, और दिल्ली में जो घर है उसको ताला मार के रखते हैं, बंद करके रखते हैं। तो मेरे पास हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास एक से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, हम दिल्ली में रहते नहीं है पर रेंट पे भी तो नहीं दिए हैं,
ताला लगा हुआ है, तो माना जाएगा अपने लिए ही रखे हैं, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो मेरे पास एक से ज्यादा घर है और हम दोनों को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड बता रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हमको किसी एक घर को लेट आउट बोलना पड़ेगा, उसको कहते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट। गवर्नमेंट क्या करेगा, मेरे किसी एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेगा और दूसरे को डीम्ड टू बी लेट आउट मान लेगा कि कोई एक घर लेट आउट है। डीम्ड मतलब मान लेना, सपोज, तो वो मान लेगा कि मेरा एक घर लेट आउट है, तो उस हिसाब से वो मेरा टैक्स ले लेगा। तो ये सबका कैसे सम्स आएगा ये तो हम लोगों को करना होगा। अभी हम लोग एमसीक्यू अटेंड करते हैं। ओके, तो अब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है विच इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? बी है ऑब्वियसली, सेक्शन 22, जैसा कि हम बता चुके थे। फिर दिया है इनकम फ्रॉम वेकेंट प्लॉट इज टैक्सेबल अंडर द हेड। बोल रहा है वेकेंट प्लॉट किस सेक्शन में टैक्सेबल है? वेकेंट प्लॉट मतलब खाली जमीन, खाली जमीन हम लोगों का। अच्छा, प्लॉट मीन्स घर, तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं हाँ अदर सोर्स। तो इसके बाद अच्छा, तो प्लॉट मतलब होता है खाली लैंड, इसलिए लैंड कहाँ पे टैक्सेबल है? अदर सोर्सेज में। तो अगर खाली घर है तो वो टैक्सेबल है अदर सोर्सेज में। उसके बाद दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड in order to tax any income under the head income from house property। हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगाने के लिए कौन सा कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा? तो इसमें लिखा है द प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, ये कंडीशन है। द असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द असेसी। असेसी वहां पर बिजनेस नहीं कर सकता, असेसी खुद उस पे रह सकता है, पर असेसी उस पे खुद बिजनेस नहीं कर सकता। हाँ, जिसको लेट आउट किया है वो वहां पे रहे या बिजनेस करे उससे हम लोग को मतलब नहीं है, पर असेसी खुद वहां पे बिजनेस और प्रोफेशन नहीं कर सकता। तो ये तीनों कंडीशन है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। फिर फोर्थ में दिया है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज होगा। क्यों? सबलेटिंग का मतलब होता है हम इसके ओनर है, हम इस घर के ओनर है, हम लेट आउट किए हैं नेहा को, तो नेहा मेरे को जो रेंट देगी, सोचो नेहा से हम रेंट लेते हैं 10,000 पर मंथ, तो नेहा मेरे को जो रेंट देगी इसको हम टैक्सेबल करेंगे हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि हम इस घर के ओनर है और हम लेट आउट किए हैं। पर नेहा को भी खुद उस घर में नहीं रहना है, वो अर्पिता को घर लेट आउट की है 12,000 पर मंथ में, 12,000 में, तो अर्पिता नेहा को देती है 12,000 और नेहा मेरे को देती है 10,000, तो नेहा का 2,000 का इनकम हो जाता है। वो सब लेट की है, मतलब मेरे से खुद को लेट आउट करवाई है और फिर अर्पिता को लेट आउट की है। लेट आउट किया हुआ चीज को दोबारा लेट आउट करने से उसको सब लेटिंग कहते हैं। तो नेहा को जो अर्पिता रेंट दे रही है, ये जो नेहा का इनकम है, ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि नेहा उस घर की ओनर नहीं है, तो ये टैक्सेबल हो जाता है अदर सोर्सेज में। नेक्स्ट दिया है सिक्स्थ में, फिफ्थ में, in case of letting out property is incidental to the main business, then income from such property shall be। बोल रहा है कि अगर हम वहां पर इन केस ऑफ लेटिंग आउट प्रॉपर्टी, हम लेट आउट किए हैं और सामने वाला उसमें बिजनेस करता है, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा? तब वो हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि सामने वाला उसमें कुछ भी करे उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद है नंबर 6। नंबर 6 में दिया है एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ सोशल क्लब विल बी। बोल रहा है एनुअल वैल्यू मतलब नेट एनुअल वैल्यू, नैव,
नैव को हम लोग क्या कहते हैं? नैव अगर किसी प्रॉपर्टी का हो तो वो क्या होगा? टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इन अदर सोर्सेज, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और टैक्सेबल एज पीजीबीपी। हाँ, इसमें हम लोगों को बोल रहा है दैट इज इन 8 पहले बता देते, लीज होल्ड वाला। लीज होल्ड वाला याद रखना है कि लीज में दे रहे हैं, फिर भी वो रेंट ही है, लीज भी एक तरीके का रेंट ही है, इसलिए हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। 9 नंबर में बोल रहा है द असेसी हु वाज डिराइविंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी realized a sum 52,000 on account of displaying advertisement hoarding of various concern। बोल रहा है मेरे बिल्डिंग के ऊपर हम एडवर्टीजमेंट वालों को होर्डिंग लगाने दे देते हैं, मतलब ऐड करने के लिए दे देते हैं। अगर हम वो लोग को ऐड करने के लिए दे रहे हैं और उससे वो लोग मेरे को 52,000 दे रहा है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हम रेंट से नहीं कमा रहे हैं, ये हम बिल्डिंग के ऊपर ऐड कर रहा है कोई, उससे कमा रहे हैं, तो दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बी। 10 नंबर में बोल रहा है कंपोजिट रेंट, जो हम लोग पढ़े थे। तो कंपोजिट रेंट ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल एज, कहाँ पे टैक्सेबल होता है कंपोजिट रेंट? पीजीबीपी में, सीजी में, एचपी में, या आइदर ए और सी अबव डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशन। मेरे हिसाब से इसमें डी दिया है, डी नहीं हो सकता। कंपोजिट रेंट ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो कंपोजिट रेंट का आंसर सी होगा, 10 का सी। 11 में दिया है नरेंद्र engaged in retail trade let out his fully furnished house with lift, AC, fridge, security staff and gardener at a rent of 1 lakh per month। अच्छा, नरेंद्र ने अपना रिटेल ट्रेड, वो रिटेल ट्रेड करता है, मतलब उसका अपना खुद का बिजनेस है, पर वो अपना एक घर भी लेट आउट कर दिया है। तो घर के साथ ये सब कुछ दिया है, लिफ्ट दिया, एसी, फ्रिज, सिक्योरिटी स्टाफ, गार्डनर, और लेता है 1 लाख पर मंथ रेंट लेता है। द अग्रीमेंट डिड नॉट प्रोवाइड फॉर सेपरेट रेंट फॉर वेरियस फैसिलिटीज। जो रेंट का अग्रीमेंट है उसमें अलग से लिखा हुआ नहीं है कि कितना वो घर के लिए लेता है और कितना लिफ्ट, एसी, ये सब के लिए लेता है, अलग अलग से लिखा हुआ नहीं है। बट इज अ कंपोजिट अग्रीमेंट, वो एक कंपोजिट रेंट के लिए है। The amount received by him would be chargeable under the head house property। इसका आंसर भी सी होगा। हाँ, क्लियरली हेडिंग दे दो कंपोजिट रेंट। इसमें नंबर 1 देकर लिखो, इफ लेट आउट बिल्डिंग and other facilities are inseparable अगर बिल्डिंग जो लेट आउट किए हैं वो और उसके साथ जो फैसिलिटीज है वो इनसेपरेबल है, तो फिर ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ठीक है, अगर हम लोगों का इफ लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर फैसिलिटीज आर सेपरेबल, अगर हम लोग को एग्जैक्टली पता है अलग अलग कि घर के लिए लेता है वो 10,000 और फैसिलिटी के लिए लेता है 5,000, तो फिर बिल्डिंग बिल्डिंग से जो इनकम आएगा, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो बिल्डिंग को लेट आउट करने से जो आया है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा।
और जो फैसिलिटी के लिए ले रहा है वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में होगा। तो याद रखना है, अगर वो अलग, अगर हम लोग को अलग अलग करके बता रहा है कि बिल्डिंग का इतना, फैसिलिटी का इतना, अगर अलग अलग बता रहे हैं तो बिल्डिंग वाला पोर्शन हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा और फैसिलिटी वाला अदर सोर्सेज में। और अगर ये इनसेपरेबल है, मतलब मेरे को अलग अलग से नहीं बता रहा है, तो पूरा ही अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग को बोल रहा है एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू। तो अब हम सिखा रहे हैं एक्सपेक्टेड रेंट ये सब निकलता कैसे है। देखो, हम लोग का फॉर्मेट में था म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इन तीनों के बाद था एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू होता क्या है, पहले हम लोग को जानना जरूरी है। म्यूनिसिपल वैल्यू ये सब का मीनिंग हम लोग जान चुके हैं, तो रूल समझो। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में विचेवर इज हायर, पहले रूल याद करो। म्यूनिसिपल रेंट और फेयर रेंट में विचेवर इज हायर, जो भी आंसर आएगा उस आंसर के साथ स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करके विचेवर इज लोअर। अब हम एक एग्जांपल देते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है 10,000, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट दिया है हम लोगों को 8,000 और स्टैंडर्ड रेंट दिया है 12,000। तो बोलेगा फाइंड एक्सपेक्टेड रेंट। तो कैसे निकालेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में विचेवर इज हायर 10,000, अब 10,000 में और 12,000 में विचेवर इज लोअर 10,000, तो एक्सपेक्टेड रेंट है 10,000। ठीक है, तो हम लोगों को इस एमसीक्यू में दिया है, इस एमसीक्यू में हम लोग को बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू, तो हायर ऑफ फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, तो इसका आंसर डी होगा। फिर हम लोग को 13 में बोल रहा है इफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल एक्सीड्स एक्सपेक्टेड रेंट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इक्वल्स टू। अब इसके आगे जाते हैं, इसमें हम लोग को बोल रहा है एक्सपेक्टेड रेंट के बाद हम लोगों के फॉर्मेट में है एक्चुअल रेंट, फिर है जीएवी। तो एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 12,000, 13,000, तो जीएवी क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विचेवर इज हायर। वो जीएवी होता है, तो जीएवी कितना होगा 13,000। तो ये रूल हम लोग को याद रखना है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो हायर होगा वो उसके आंसर के साथ स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे, विचेवर इज लोअर इज एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में विचेवर इज हायर इज जीएवी। एक्सपेक्टेड रेंट का डेफिनेशन यहाँ पे ऐड कर लो। एक्सपेक्टेड रेंट को डैश देके द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट reasonably be reasonably be expected to let year to year। तो एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या होता है, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को ईयर आफ्टर ईयर इतना रेंट तो मिल ही जाएगा, जस्ट एक्सपेक्टेड है ये मेरा। ठीक है, तो इसको हम डिनोट किए हैं एक्सपेक्टेड रेंट से। उसके बाद है टू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज टेकन एज नील। देखो, नैव जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम एक चीज बहुत क्लियरली बताए हैं कि हम लोग
सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला जो सम होता है उसमें स्टार्ट ही होता है नैव से, और नैव उसमें नील होता है, क्योंकि जब ऊपर से कुछ आया ही नहीं है सम करते करते, कुछ भी ऊपर था ही नहीं, तो नैव भी नील होगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हम लोग नैव नील रखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं है। पहला में दिया है 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है। वैकेंसी फॉर द होल पीरियड ए एंड बी, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल है, नैव नील कब रहता है, जब मेरे पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहता है। लास्ट दिया है S is the owner of a house property covered under the Rent Control Act. म्यूनिसिपल वैल्यू 30,000, तो इसको नोट करो अपने कॉपी में। MV है हम लोगों का 30,000, एक्चुअल रेंट है हम लोगों का 25,000, फेयर रेंट है 36,000, स्टैंडर्ड रेंट है स्टैंडर्ड रेंट है 28,000। तो पूछ रहा है जीएवी कितना होगा। क्वेश्चन हम लोग का क्लियर है, पूछ रहा है जीएवी कितना होगा। तो इस तरह हम लोग कलेक्ट कर लिए। अब हम लोग को पता है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो हायर है मतलब 36,000, इसके साथ स्टैंडर्ड रेंट का जो लोअर है मतलब 28,000, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 28,000 और एक्चुअल रेंट कितना है 25,000। तो इन दोनों में जो हायर है वो जीएवी है। ठीक है, तो जीएवी है हम लोगों का 28,000, दैट इज डी। तो अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में। 17 में हम लोग को बोल रहा है द म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज 2,10,000। तो फिर से सम है, करो। हम लोगों का म्यूनिसिपल वैल्यू है 2,10,000, फेयर रेंट है 1,90,000, स्टैंडर्ड रेंट है 1,80,000। तो बताओ पहले एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा। 2,10,000. 1,80,000 कैसे। Sorry. म्यूनिसिपल वैल्यू है 2,10,000, पहले फेयर हाँ रेंट है 1,90,000, दोनों में हायर है 2,10,000। उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर किए, दोनों में लोअर है 1,80,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्लियर है। एक्चुअल रेंट है 2,40,000, तो जीएवी कितना होगा। जीएवी एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, दैट इज 2,40,000। तो आंसर है सी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 18, रोहित owns a house property in Delhi which he wants to give on rent. रोहित ने घर खरीदा है दिल्ली में जिसको वो रेंट में देना चाहता है। He seeks your help to determine the reasonable expected rent when monthly municipal value is 20,000. तो फिर से कलेक्ट करो इंफॉर्मेशन। म्यूनिसिपल वैल्यू इज 20,000, fair rent is 25,000, standard rent is 22,000, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट मतलब एक्सपेक्टेड रेंट वो कितना आएगा। कितना आएगा एक्सपेक्टेड रेंट। 22,000. 22,000 कैसे। बोल रहा है म्यूनिसिपल वैल्यू है 20,000, फेयर रेंट है 25,000, तो दोनों में हायर कितना है 25,000। फिर 25,000 और 22,000 में विच एवर इज लोअर, दैट इज 22,000। अब 19 नंबर। 19 में हम लोग को बोल रहा है फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर से एक्सपेक्टेड रेंट, तो ये पूरा खुद करो, आंसर दो।
19 का आंसर कितना होगा? नाइनटीन का आंसर मैम 1 लाख होगा। हाँ 20 में जा रहे हैं, 20 में बोल रहा है, खुद करो ये वाला। बी होगा मैम, बी। हाँ 28,000। 20 का आंसर बी। फिर 21 सेम क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है? रूल है, किसी में 8 इयर्स, किसी में 4 इयर्स। वहाँ पर दोनों ऑप्शन ही थे तो। नहीं, किसके ऊपर 8 इयर्स है, किसी किसी के ऊपर 4 इयर्स है, वो रूल बुक में मेरा लिखा हुआ है। अच्छा, वही मेरा गलत। अच्छा 21 का क्या आंसर आया? मैम 60K। हाँ 60,000, दैट इज सी। 22 करो। ट्वेंटी टू का आंसर क्या आया? मैम 60K सी। हाँ सी, 22 का भी सी। 23 इसमें जीएवी निकालना है। ट्वेंटी थ्री का कितना आया? ट्वेंटी थ्री 89 ही आएगा मैम। हाँ 24 नंबर, इसमें भी जीएवी निकालना है। ट्वेंटी फोर का क्या आया? ट्वेंटी फोर कितना आया? मैम 92 आएगा। हाँ 92,000।